तो जी ये यूनिट 5 है, शुरू करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर अ व्हाइल। तो हम कर ही रहे हैं। पिछले बहुत सारे हमारे जो सवालात हुए थे, खासतौर पर ग्रैंड ट्रांजेक्शन में हमने इतनी बड़ी जो वो एक्टिविटी की थी ग्रैंड ट्रांजेक्शन वाले सवाल में, तो एंड में क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनानी थी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ठीक है। अच्छा, 5.1 सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का खाली हेड्स पढ़ो ना, तो मेरे ख्याल से यहीं से करा दूं, दिखा दूं कि ये होने वाला है, तो समझ जाओगे। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर। ठीक है, उसके क्या फायदे नुकसान आता है, बिजनेस स्टडीज से आए हो तो वैसे ही पता है। ठीक है, एग्जैक्टली उसके क्या फायदे नुकसान आते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या फर्क है? ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेंट्री होती है, सर्विस बिजनेस में कोई स्टॉक वगैरह नहीं होता। तो ट्रेडिंग बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जिसे हम कहते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट तक चलता है। फिर उसके बाद इनकम जो आती है ना, वो तो सर्विस बिजनेस में भी आती है, दूसरी इनकम, कंसल्टेंसी इनकम, कमीशन इनकम वगैरह। ठीक है, तो ट्रेडिंग वाला जो पोर्शन है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, वो किसमें होता है? ट्रेडिंग बिजनेस में होता है, वो जो इन्वेंट्री वाला होता है। तो ये उसी का बोला है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर ट्रेडिंग बिजनेस एंड फॉर सर्विस बिजनेस। अभी तक सो फार जरा नोट्स के अंदर भी साथ से चलते हैं। ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर, आपके फायदे और नुकसान आता है। मतलब क्या सोल ट्रेडर क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर भी कहलाता है। ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ अ सोल ट्रेडर, disadvantages of a sole trader, and you will find this content common with your business studies notes as well. ठीक है, it's from there. Importance of financial statements क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फायदे क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बिजनेस को के रिकॉर्ड के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कम्युनिकेट करता है आपके स्टेक होल्डर्स के साथ। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? ओनर। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो बिजनेस से ताल्लुक रखता है वो ओनर है। तो वही ध्यान में रखो। अभी और भी होते हैं, बैंक्स होता है, लोन देते वक्त उनको चाहिए, या गवर्नमेंट होती है, टैक्स जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो तो साथ में अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी जमा कराते हो कि भाई हमारे ये प्रॉफिट्स वगैरह हुए हैं। ठीक है, कभी एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। खैर, कंपनीज जो है ना, वो अपने एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मोर लाइक अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो कोई भी शेयर्स खरीदते वक्त कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए वो पब्लिश करती है, कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट पे, या स्टॉक मार्केट के जो जहां पर भी वो मिलते हैं, स्टॉक मार्केट के जितना भी प्रिंटेड कंटेंट जहां जहां मिलता है वहां सब जगहों पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, उनका ऐसा क्यों करना, क्योंकि वो अलग से ऑपरेट कर रहे हो, तो ओनर को बिल्कुल साइडलाइन किया होता है, डायरेक्टर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं पूरी कंपनी को, ये हमें पता है पहले से। तो शेयर होल्डर्स के केस में तो वैसे ही पब्लिकली अवेलेबल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप ये नहीं चाहेंगे कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो पब्लिक हो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी चाहते हैं। कोई कॉम्पिटिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी निकाल सकता है कुछ, आपके अंदर की बात है। तो मिसाल के तौर पे आपकी जो है ना एम्प्लॉयज को आप कितनी सैलरी देते हो, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है आपके, ये वाली इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं किसी हद तक। वो ये देख सकता है कि आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या प्लान है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं डिस्क्लोज होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक नुकसान है ये, क्योंकि उसको मैंडेटरी है कि वो पब्लिश करेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसको ये नुकसान है कि उसके कॉम्पिटिटर्स जो है ना वो शायद उससे इंफॉर्मेशन को ही उठा ले। लेकिन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप वो अपने हद तक ही रख सकते हैं अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। लेकिन चलिए बात कहीं और निकल गई। पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है उसके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ओनर है। ठीक है ना, और ओनर को तो तक तो पहुंचते ही पहुंचते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो तो उस तक तो अकाउंट्स पहुंचते ही है ना, अकाउंटेंट रखा किस लिए, पार्टनर्स तक भी सारे रिकॉर्ड्स पहुंचते हैं। ठीक है, तो उसका ये फायदा है कि बिजनेस में अंदर क्या चल रहा है, कैसा ऑपरेट कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो डॉक्यूमेंट है जो कम्युनिकेट करती है और उसके ओनर को या दीगर दूसरे स्टेक होल्डर्स को। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इनकम स्टेटमेंट आती है, बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आती है। ठीक है, ये उमूमन ये जो है ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी, ये मखसूस है कंपनी के साथ, ये कंपनी में बनता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही अकाउंट ही काफी है, मतलब सोल प्रोप्राइटर का एक बना सकते हो एक पेज पे रिकॉर्ड के भाई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसका भी कर सकते हो कि आपके ओनर ने कितना पैसा दिया, कितना निकलवाया, अलग से वर्किंग देना चाहो तो। लेकिन कंपनी के अंदर तो ये लाजमी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अलग से बनती है जो बताती है कि कितने शेयर्स इशू हो चुके हैं, कितना ऑथराइज्ड कैपिटल था, कितना उसमें से इशू हो चुका है।
वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। रिटेन अर्निंग कितनी है और सब जब कंपनी पे आएंगे देख लोगे। एक्सप्लेनेटरी नोट्स के इन 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये 4 जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, इन सबसे मिलके बनती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस के किसी भी पॉइंट का, फॉर एग्जांपल सेल्स है तो उसका एक्सप्लेनेटरी नोट नंबर लिखा होगा, तो फिर आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स में जाके देखोगे, मैंने दिखाया भी था बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हुए बाकायदा कि किस तरह से एनुअल रिपोर्ट में एक नंबर लिखा होता है, तो वो जाके आप देखते चेक करते हो, तो एक्सप्लेनेटरी नोट से सवाल इससे होता है बाहर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ के आपको काफी हो जानी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग बिजनेस वर्सेस सर्विस बिजनेस का, तो हमें पता है उसका फर्क। ट्रेडिंग बिजनेस सर्विस बिजनेस के फर्क बताया हुआ है यहाँ पर कि जैसे इसमें टेंजिबल गुड्स जो है ना इन्वेंट्री अवेलेबल होती है, उसमें कोई इन्वेंट्री नहीं होती, सर्विसेज होती है वगैरह वगैरह, ये देख लेना, ठीक है ना। एग्जांपल्स दी हुए हैं, ट्रेडर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सारे हमारे ट्रेडिंग बिजनेस हैं। और सर्विस बिजनेस कंसल्टेशन, कंसल्टेंसी फर्म्स, लॉ ऑफिसेज, आईटी, सॉफ्टवेयर स्कूल्स। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेसेस में देखो मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग की मिसाल नहीं डाली, कोई फैक्ट्री वगैरह सब, वो एक और टैब खुल जाता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में भी इन्वेंट्री होती है, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेसेस में से थोड़ा फर्क होता है उसका। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी इन्वेंट्री होती है, फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री होती है, ठीक है। जबकि ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेंट्री तो होती है लेकिन एक ही तरह की, वो फिनिश गुड्स होता है बस। और सर्विस बिजनेस में कोई होती ही नहीं है इन्वेंट्री, वो सर्विस बेस्ड होता है। क्लियर है। एक और बात, सर्विस बिजनेस का ऐसा हो सकता है कि कोई एक एस्पेक्ट जो है वो ट्रेडिंग टाइप का हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप सर्विसेज दे रहे हो किसी किस्म की, स्कूल खोली हुई है, इट्स अ सर्विसिंग बिजनेस, लेकिन उसके अंदर एक कैंटीन भी है, तो कैंटीन स्कूल के अंडर ही अगर आती है तो स्कूल की इनकम का पार्ट है कैंटीन भी, ठीक है ना। तो कैंटीन इज अ ट्रेडिंग बिजनेस, उसमें इन्वेंट्री आती जाती है। तो ये आप चीज समझ में आपको आ जाएगी जब हम क्लब अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, तो ये चीज भी समझ जाओगे। सही। बहरहाल इनकम स्टेटमेंट फॉर ट्रेडिंग बिजनेस ऐसे है, सेल्स, सेल्स रिटर्न माइनस की नेट सेल्स आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड कर दिया अदर इनकम के तौर पे, ठीक है ना। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वाला हिस्सा है ना, वो तो कॉमन है, ट्रेडिंग बिजनेस का और सर्विस बिजनेस का दोनों ऐसे ही बनता है। सारा गेम में ग्रॉस प्रॉफिट से पहले वाला, ग्रॉस प्रॉफिट से पहले वाला सेल्स से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक का एरिया जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर रहते हुए, ठीक है। बहरहाल दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस के, यहाँ पर लॉस का केस है, यहाँ जी टोटल ऑपरेटिंग इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो लॉस हो रहा है। बहरहाल ये एक ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है, ये सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है। क्या गायब कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट गायब कर दिया, ठीक है, और सर्विस इनकम डाल दिया 1,20,000, और ये सारे एक्सपेंसेस ऐड किए 76,000 के एक्सपेंसेस है, ठीक है। और ये माइनस होने के बाद प्रॉफिट आ रहा है 44,000। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, आपने इस फॉर्म में देखी है ज्यादातर, बैलेंस शीट के फॉर्म में, बैलेंस एक तराजू जैसी, डेबिट साइड ये रही, क्रेडिट साइड ये रही, आपने ज्यादा इस फॉर्म में देखी है, लेकिन आपने उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है ऐसे, तमाम एसेट्स लिख के, और टोटल एंड में टोटल एसेट्स के नाम से आ गया, ठीक है ना। नॉन करंट एसेट्स जितने भी लिस्ट डाउन करने, और वो भी ऐसे नहीं आएगा सिर्फ इक्विपमेंट, थर्ड कॉलम भी बनेगा जिसमें आप लिखोगे इक्विपमेंट की कॉस्ट, उसमें लेस करोगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, और थर्ड लाइन में जो ये आएगा 25,000, समझो ये नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है, इसकी कॉस्ट कोई थी, उसमें से अक्यूमुलेटेड माइनस किया तो फिर बुक वैल्यू आई 25,000, ठीक है। इसी तरीके से सारे नॉन करंट एसेट्स लिखे, तो फिर तमाम नॉन करंट एसेट्स को टोटल किया तो 25,000 आया। अब जब यहाँ पर तमाम नॉन करंट एसेट्स का टोटल आना है, तो इससे पहले तमाम नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू आनी है, तो उससे पिछला कॉलम एक और ऐड करोगे जिसमें आप उसमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करते हुए दिखाओगे। क्लियर हो रही है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इक्विपमेंट लिखा है ना, इस पे वर्किंग वन W1 डाल देंगे, और पेज के आखिर में W1 के अंदर वर्किंग करेंगे, W1 के अंदर है ना कॉलम डाल के रखेंगे, इक्विपमेंट नेट बुक वैल्यू हेडिंग डालेंगे, और उसमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इतनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट बुक वैल्यू, उसका जो भी आंसर आए ना फिर वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये रेफरेंस ऑफ वर्किंग वन बता देगा कि आपने कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से माइनस करके बताइए। तो बहरहाल वो जो भी है आपने, लेकिन यहाँ पर नेट बुक वैल्यूज को लिख के फिर टोटल किया, नॉन करंट एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स को भी इस तरह लिस्ट डाउन किया। यहाँ पर डेटर्स नहीं लिखा हुआ, अगर डेटर्स होता तो उसमें भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होता है। तो टोटल करंट एसेट्स पर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को ऐड किया तो टोटल एसेट्स। अब इसके लिए चौथा कॉलम मत बना देना, बस एक हद तक रखोगे, या दो टोटल है ना, बस उसको ऐड करके, वरना क्या उधर भाई यहाँ पर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट की टोटल है, तो इन दो को भी ऐड करके जो टोटल आएगा वो बिल्कुल एंड, फिर तो 4 कॉलम तक चली जाएगी, इतनी आगे नहीं लेके जानी बात।
बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। फिर टोटल एसेट्स के नीचे डबल लाइन मार दी, उसी के बराबर करना है टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो इसमें सबसे पहला हिस्सा है वो तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का, जो इसमें डाला ही नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटीज कोई होती तो वो इसी डब्बे की तरह टोटल होकर लिखी हुई आ रही होती ऊपर। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज इस तरह से लिस्ट डाउन हो रही होती, सारी क्रेडिटर्स या कोई भी आपके बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह ऐड करके, फिर ये टोटल करंट लाइबिलिटीज। और तीसरा डब्बा है ओनर्स इक्विटी का, जिसमें कैपिटल लिखते हो, उसमें ड्राइंग्स लेस करते हो, नेट लॉस हुआ था जिसमें तो लेस किया 4260, सही है। तो ये आपकी नेट कैपिटल जो है ना बन गया कि जिसमें ईयर एंड पे इक्विटी क्या है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज और कैपिटल मिला के बन गया 81990 टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। और इसको बैलेंस शीट के तौर पे देख सकते हो। ये स्टेटमेंट फॉर्म कहलाती है, इसकी हेडिंग भी मैंने गलत डाली, इसकी हेडिंग होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म है चीज, और ये बैलेंस शीट फॉर्म है जिसमें तराजू के तौर पे बैलेंस करते हुए नजर आए, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम इंटर रिलेशन। अच्छा, दोबारा सिलेबस पे आते हैं। तो अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, समझ गए। एसेट्स लायबिलिटीज कैसे हम स्पेसिफिक डेट पे रिकॉर्ड करते हैं। स्पेसिफिक डेट का मतलब ये है एज ऑन, एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर कि आज के दिन 30 जून के वक्त क्या पोजीशन, हमारे एसेट कितने के हैं, हमारी इन्वेंट्री कितनी की है, आज के दिन कितने का है सब। ये नहीं कि ओवर द पीरियड कितने के, ओवर द पीरियड ये नहीं होता। ओवर द पीरियड इनकम स्टेटमेंट के लिए होता है कि पूरे साल हमने कितना अर्न किया और कितना एक्सपेंस किया और क्या बचा। और बैलेंस शीट का मिजाज है कि आज के दिन क्या है बिजनेस के अंदर, आज की पिक्चर क्या है हमारे बिजनेस में, ये वाले एसेट्स हैं, आज के दिन हमारी लायबिलिटीज ये हैं, आज के दिन हमारे डेटर्स एसेट्स के अंदर इतने हैं, और आज के दिन ओनर का कैपिटल यहाँ खड़ा है। तो स्पेसिफिक डेट से मुराद ये है कि बैलेंस शीट इज फॉर दी स्पेसिफिक डेट। 12 फिर क्या, रिकॉग्नाइज डिफाइन कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपको सब पता है। नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वी हैव गॉन थ्रू दिस ऑल बिफोर। अंडरस्टैंड द इंटररिलेशनशिप ऑफ आइटम्स इन अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी बैलेंस शीट होती है, उसके अंदर आइटम्स जो है उसका आपस में इंटर रिलेशनशिप थोड़ा सा बताएं। वैसे तो बहुत किस्म के बना सकते हैं, लेकिन बेसिक जो इंटर रिलेशनशिप है वो आपको सीखने पड़ेंगे। एक है एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वालिटी, वन ऑफ द फंडामेंटल। ये इक्वालिटी एक्चुअली नहीं होनी चाहिए, एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी लिखना चाहिए मुझे इस साइड को, ठीक है ना। चलो जो भी लिखा है पॉइंट, या एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल। तो सबसे एक बहुत बड़ा फंडामेंटल काम जो हमारी बैलेंस शीट कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रही है, अकाउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये हमारी बैलेंस शीट करके दे रही है, ये रिलेशन बना के दे रही है कि किस तरह से एसेट को बराबर कर रही है कैपिटल के और लायबिलिटीज के। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट, ठीक है। और यहीं पर मैं एक और बात बता दूं कि हमारी जो एसेट्स है उसमें इंटरेस्ट किसका और किसका है, लायबिलिटीज का है, जिसमें करंट नॉन करंट शामिल है, और ओनर्स इक्विटी या कैपिटल, ठीक है, सही। तो ये रिलेशनशिप है। अब एसेट्स मिसाल के तौर पे $5 लाख के, और मैं पूछूं बताओ ओनर का इन एसेट्स पे कितना क्लेम है, तो आप पूछोगे सर लायबिलिटी कितनी है, मैं कहता हूं 0, तो आप कहोगे 100% क्लेम ओनर का ही है, इस पे 100% इंटरेस्ट ओनर का ही है, 100% स्टेक ओनर का ही है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं लायबिलिटीज कितनी है, मिसाल के तौर पे $2 लाख है, तो क्या कहोगे ओनर का कितना स्टेक है, ओनर का इंटरेस्ट है $3 लाख, और लायबिलिटीज का इंटरेस्ट जो है इसमें इन एसेट्स में $2 लाख। क्लियर होती है बात। अब अगर मैं ब्रेक करता हूं इसको थोड़ा सा, मैं कहता हूं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में ब्रेक करता हूं इसको। तो नॉन करंट एसेट्स आपके थे अब मिसाल के तौर पे $4 लाख के, और करंट एसेट्स अगर आपके थे $1 लाख के, ठीक है। अब जनाब दोनों का अलग अलग बताओगे कि नॉन करंट एसेट्स में लायबिलिटीज का इंटरेस्ट कितना है और कैपिटल का कितना है, ठीक है ना, और करंट में लायबिलिटीज का कितना है और कैपिटल का कितना है, ठीक है। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे और नॉन करंट एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज, लेट सपोज हमारे पास ये टोटल लायबिलिटीज में से लेट सपोज
हमारी 150,000 नॉन करंट लायबिलिटी है। तो करंट कितनी हुई 50 के, 50 के है ना करंट। हाँ, तो आपको पूछे नॉन करंट एसेट्स में ओनर का कैपिटल कितना है, तो आप कहोगे नॉन करंट लायबिलिटीज 150 के है, तो 4 लाख में से 150 के लायबिलिटीज का है, ठीक है। तो ओनर का कितना हुआ 250 के ओनर का हुआ, सही है। और इस 1 लाख में से लायबिलिटीज का कितना है 50 के, तो ओनर का कितना हुआ 50 के, ठीक है। क्लियर हो रही ये इंटर रिलेशनशिप, समझ रहे हो ना। नॉन करंट एसेट्स के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी और कैपिटल है, और करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी और कैपिटल है। क्लियर है। अच्छा जी, इसमें से ये जो 50,000 है ना, ये कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। क्या मतलब कैपिटल का, ये जो ओनर का 4 लाख का, आप कहो ना ओनर का कैपिटल कितना, आप कह रहे हो 4 लाख, वैसे 4 लाख नहीं, सॉरी 3 लाख। ओनर का कैपिटल कितना है 3 लाख है टोटल, सही। क्योंकि यहां पर ऊपर पता है ना हमारे पास कि 5 लाख टोटल एसेट्स हैं आपके, उसमें से टोटल लायबिलिटीज 2 लाख है, तो ओनर का कैपिटल 3 लाख है। इसमें से वर्किंग कैपिटल कितना, अगर सवाल किया जाए तो इसमें से आप कहोगे कि इसमें से वर्किंग कैपिटल वो है नॉन करंट एसेट्स में जो लगा हुआ है वो नहीं, जो करंट एसेट्स में लगा हुआ है ना ओनर का पैसा, वो वर्किंग कैपिटल है। लिक्विड है, जो कैपिटल का वो हिस्सा लिक्विड है जो करंट एसेट्स में लगा हुआ है, बाकी कैपिटल का वो हिस्सा नॉन लिक्विड है जो कि सारा नॉन करंट एसेट्स में लगा हुआ है। तो जो ओनर का पैसा लिक्विड एसेट्स में लगा हुआ है, करंट एसेट्स में लगा हुआ है, वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वर्किंग कैपिटल का आप फॉर्मूला देखोगे तो पता क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। कि करंट एसेट्स का जो भी अमाउंट है उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, क्या बचेगा, उन करंट एसेट्स के अंदर ओनर का शेयर, उन करंट एसेट्स में कैपिटल का शेयर। करंट एसेट्स अगर मिसाल के तौर पर मैंने ऊपर मिसाल दी $1 लाख के, और करंट लायबिलिटीज जो है वो इसमें से $50,000 की है, तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज अगर माइनस कर दो तो क्या बचा, 50,000 बचा। ये क्या है मेरा, हाँ, ये कैपिटल का वो हिस्सा जो करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो ये हिस्सा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ये जरूरी है, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन वो ये बताती है कि आपका बिजनेस कितना लिक्विड है, मतलब ऑन द स्पॉट बिजनेस के सर पे जो खराजात है वो पे ऑफ करने की कितनी सलाहियत है उसमें। क्योंकि वो सलाहियत नहीं होगी तो आपका बिजनेस जो है ना कैश बिना का बिजनेस कहलाएगा, कि कैश आपके पास बिजनेस में है नहीं, तो भले बिजनेस लॉस मेकिंग हो तो चल सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस, लेकिन विदाउट कैश वो अगला दिन ही बंद हो जाएगा, कि उसके पास सोर्सेस ही नहीं है कैश के लिए। कोई कहेगा यार एसेट्स है ना, एसेट्स बेच के कैसे बेचेगा, नॉन करंट एसेट्स है, टाइम लेंगे बिकने में, ऐसे थोड़ी बिक जाएंगे। करंट एसेट्स है ना, इजीली कन्वर्ट होता है। तो नहीं, अगर डेटर्स पैसे ना दे 2 महीने बाद देने का टाइम उनका, तो फिर क्या करें, फैक्टर करवा लो, फैक्टरिंग कंपनी के पास जाओ, कहो मेरे डेटर्स इतने हैं, 2 महीने बाद वो पैसे देंगे, मुझे आज पैसे चाहिए, तो टोटल अमाउंट का 90% मुझे दे दें, आप खरीद लें मुझसे मेरे डेट्स। समझ बात। तो इस तरह से आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से स्टॉक है, स्टॉक आपका बहुत सारा होल्ड अप हुआ है, तो आपने उसको किसी सेल लगा दी उसकी, अपने आप को कैश कन्वर्ट करना है, तो उसको सेल पे बेचना शुरू कर दिया, डिस्काउंट ऑफर डाल दी, तो स्टॉक इज अ करंटली मूविंग आइटम, वो इजीली हो जाएगा। समझ आ रही बहरहाल। तो ये सारी बात इंटर रिलेशनशिप समझाते हुए कर रहा हूं मैं। लेट्स गेट बैक टू इट। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो तो वर्किंग कैपिटल बनता है। ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अ बिजनेस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। बिजनेस की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कितनी, हमने करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद, क्योंकि जितने भी करंट एसेट्स हैं सारे के सारे बिजनेस को चलाने के लिए यूज हो रहे हैं वैसे तो, लेकिन करंट लायबिलिटीज वो है जो इमीडिएटली विद इन द ईयर इज इमीडिएट, विद इन द ईयर जो पे ऑफ करनी है वो करंट लायबिलिटीज है। तो वो हटाने के बाद फिर हमारे पास कुछ बच रहा है, मतलब कुछ वर्किंग कैपिटल है कि लायबिलिटीज सारी पे ऑफ करने के बाद बिजनेस में पैसा है चलने लायक, अगर है तो विद से वर्किंग कैपिटल इज पॉजिटिव, अगर नहीं है तो विद से वर्किंग कैपिटल नहीं है, जीरो है। और करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए, करंट एसेट्स कम हो तो वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पता है, इसका मतलब हरगिज, इसका मतलब 100% है कि अपना नॉन करंट एसेट जल्द से जल्द बेचो और करंट एसेट बढ़ाओ, या तो नॉन करंट एसेट बेच के करंट एसेट बढ़ाओ, या ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करे, या तीसरा ऑप्शन है नॉन करंट लायबिलिटी, कोई बड़ी लोन लो जो लंबे अरसे में पे करनी है और उसको अपने कैश में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, उसको बैंक अकाउंट में करंट एसेट्स में ले आओ लोन,
तो एक तरफ नॉन करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगी, वो तो बाद में देनी है ना, वो तो लंबे टाइम में पे बैक करनी होती है, सालों साल बाद पे करोगे, लेकिन उससे हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे ऑफ होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो अलग अलग तरीके वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने के। एक तरीका ये नॉन करंट एसेट सेल कर दो तो आपके करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका ये कैपिटल ओनर और इन्वेस्ट कर दे तो आपके करंट एसेट बढ़ जाएंगे, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ जाएगा। तो करंट एसेट को बढ़ाने वाला जितना भी कैपिटल का हिस्सा वो वर्किंग कैपिटल वाला हिस्सा है। इसी तरीके से तीसरा तरीका ये करंट लायबिलिटी, ये नहीं कह सकते उधार पे उधार पे पैसा ले ले, उधार पे लोगे तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी और करंट एसेट भी बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन उधार को थोड़ा और स्पेसिफिक बोलो, उधार भाई लॉन्ग टर्म उधार पे ले ले, नॉन करंट लायबिलिटीज वाला उधार ले ले अगर, हाँ तो उस केस में करंट लायबिलिटीज तो नहीं बढ़ेंगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। उसका मसला नहीं, ऑन द स्पॉट पे नहीं करनी होती, वो सालों साल बाद हर साल उसकी कोई इंस्टॉलमेंट जाएगी प्रिंसिपल की। अच्छा ये नेट एसेट्स और ओनर्स इक्विटी, नेट एसेट्स भी देख लो क्या होते हैं आप, नेट एसेट्स वही होते हैं जो कैपिटल होता है। आपके एसेट्स में से नेट एसेट्स वो हैं जो आपके ओनर के एसेट्स हैं, तो आपके एसेट्स में से लायबिलिटीज को अगर मैं माइनस कर दूं तो बचेंगे नेट एसेट्स, तो इसका मतलब नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है ना? एसेट्स में से लायबिलिटीज वाला हिस्सा हटा दो तो जो भी पोर्शन बचेगा वो हमारा नेट एसेट्स है। क्लियर होती है? डेट टू इक्विटी रेशो, तो नेट एसेट्स बोलो या ओनर्स इक्विटी बोलो एक ही बात है, बल्कि ऊपर भी ये बोला होगा मैंने, ऊपर भी कहीं ये कैपिटल का अगर जिक्र आया होगा ना, ये ओनर्स इक्विटी, इसका ए के ए ऑल्सो नोन एज नेट एसेट्स। ठीक है? अच्छा जी, उसका डेट टू इक्विटी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, ये बताते हैं कि आपके बिजनेस में कितनी लायबिलिटी और कितना। अब जैसे इस बिजनेस का डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, 200,000 डिवाइड बाय 300,000 टोटल, ये वाली लायबिलिटी है डेट, और कैपिटल कितना है 300,000। डेट टू इक्विटी रेशो आपका है 0.67। सही है, इट्स फाइन। ये बता रहे हैं कि आपका डेट कम इक्विटी ज्यादा है, ये 1 आ गया ना अगर, तो इसका मतलब जितना डेट है उतनी इक्विटी है। अगर आपके 6 लाख के बिजनेस में एसेट्स होते हैं जिसमें से 3 लाख लाइबिलिटीज होती और 3 लाख ओनर का पैसा होता, तो 3 लाख अपॉन 3 लाख आता। अब ये खराब होना शुरू हो गया डेट टू इक्विटी रेशो, और अगर आपकी 6 लाख में से उधार का होता ज्यादा, उधार होता 4 लाख, 4 लाख लाइबिलिटीज होती और कैपिटल होता 2 लाख, तो 400 अपॉन 200 आता उस केस में, और 400 अपॉन 200 के का मतलब क्या हो जाता 2। बहुत खतरनाक, बहुत खराब डेट टू इक्विटी रेशो होता है। डेट टू इक्विटी रेशो 2 का मतलब ये है कि आपके पास बहुत बड़े कर्जे हैं, बहुत बड़े कर्जों का मतलब बहुत बड़ा फाइनेंस कॉस्ट, बहुत बड़ा एक्सपेंसेस, आपका बिजनेस मेनली जो है उधारियों पे चल रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे बिजनेस फेल होने लगा तो उधारी फौरन आ जाएंगे और बिजनेस को लिक्विडेट कर देंगे, खत्म करवा देंगे। लिक्विडेट करना मतलब तमाम नॉन करंट एसेट्स को करंट एसेट्स में कन्वर्ट करा देना, मतलब बेच देना। और नॉन करंट एसेट्स बिक गए तो बिजनेस की तमाम मशीनरी बिक गई, तमाम फ्रिज बिक गए, तमाम मेजें बिक गई, तो बिजनेस तो अब ट्रेड ही नहीं कर सकता। ठीक है, लिक्विडेट हो गया। लिक्विडेट होने के बाद अगला स्टेप क्या, पे ऑफ करना अपने क्रेडिटर्स को। सही है, और यही वो टाइम होता है जब हम कहते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन फेल हो गई। गोइंग कंसर्न अजम्पशन बताओ के ऊपर तो बनती है बैलेंस शीट कि अगले 12 महीने तक कम से कम बिजनेस चलने वाला है, फोर्सिएबल फ्यूचर तक कम से कम चलने वाला है, तो अगले 12 महीने तक चलने वाला आप एज्यूम कर रहे हो बिजनेस को कम से कम, तो इसका मतलब आप नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को अलग अलग करके बना सकते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस इस पोजीशन में आ चुका है ऑलरेडी कि कोर्ट में केस चल चुका है और आपने आपकी बैंकरप्सी भी फाइल हो गई है, वो डिक्लेयर होना है बस आपको बैंकरप्ट, क्या खत्म, आप बैंकरप्ट हो गए, और जैसे ही बैंकरप्ट हो गए तो फिर आपके सारे नॉन करंट एसेट्स बिकेंगे। उस पोजीशन में आपकी बैलेंस शीट को फुजूल में नॉन करंट और करंट में करने की कोई तरीका नहीं है। नॉन करंट कहता है 12 महीने से ज्यादा जो हमारे एसेट्स यूटिलिटी हमें देने वाले, लेकिन कोई भी एसेट 12 महीने ज्यादा नहीं चलने वाला क्योंकि अब बिजनेस बंद हो रहा है तो सब वैसे ही बिकने वाले, तो बैलेंस शीट फिर गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनती बल्कि ब्रेकअप बेसिस पे बनती है, जिसे हम कहते हैं कि तमाम नॉन करंट एसेट्स को करंट एसेट्स बना देते हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर ही डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। बहरहाल थोड़ा थोड़ा फार फेच निकल जाता हूँ, लेकिन अगेन अंडरस्टैंडिंग देने के लिए खाली। तो डेट टू इक्विटी रेशियो समझा दिया। एसेट कॉम्पोजिशन, तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आप अपना बैलेंस शीट के अंदर रिलेशनशिप देख लो, सिर्फ ये नहीं बहुत सारे रिलेशनशिप बन सकते हैं, बेसिक की रिलेशनशिप बता रहा हूँ। तो एक रिलेशनशिप यह है कि आपके एसेट कॉम्पोजिशन किस तरह की। अगर एक बिजनेस जिसके नॉन करंट एसेट्स बहुत ज्यादा हैं तो इससे क्या सजेस्ट होता है कि ये बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है, इसका मतलब ये बिजनेस की ज्यादातर नॉन करंट एसेट्स है ना। ठीक है, तो उसमें एक हेल्दी साइन है कि बिजनेस ऑपरेट करके
उसके पास मशीनरी इतनी ज्यादा है कि वो ऑपरेट करके कमा लेगा अच्छा, ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइन है उसकी, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी है क्या, और हाई प्रोपोर्शन ऑफ नॉन करंट एसेट डजंट मैटर, लेकिन करंट एसेट की लो प्रोपोर्शन है तब तक मसला नहीं, तब तक करंट लायबिलिटीज और कम है, लेकिन करंट एसेट इतने कम है कि करंट लायबिलिटीज भी ओवरकम नहीं हो पाएगी, तो फिर ये हमारे हाई प्रोपोर्शन ऑफ नॉन करंट एसेट हमें कोई काम नहीं देने वाले ज्यादा, क्योंकि करंट लायबिलिटी सर पे आने वाली है और उसको पे ऑफ करने के लिए करंट एसेट्स नहीं है, कैश में नहीं है पैसा, बैंक में पैसा नहीं है, और आपके डेटर्स भी नहीं अवेलेबल इतने, आपके स्टॉक भी नहीं है आपके पास, तो ये तो सारी जो करंट लायबिलिटीज खड़ी है ऑन द स्पॉट जिनको पे ऑफ करना है, कैसे करेंगे? नॉन करंट एसेट तो आप कह रहे हो वो तो नहीं बिक सकते, उनसे वो सारी तो मशीनरी चल रही है तभी तो बिजनेस चल रहा है, तो क्या हाथ चल रहा है, जब चल रहा है तो करंट एसेट कहाँ है आपके? करंट एसेट आए थे लेकिन वो पे कर दिया, क्या पे कर दिया? करंट लायबिलिटीज पे कर दी, हाँ, तो फिर करंट लायबिलिटीज खड़ी क्यों है? नहीं, वो एक्चुअली ओनर ले गया पैसा, ओनर ले गया ना पैसा, तो करंट लायबिलिटीज खड़ी की खड़ी रह गई, तब ओनर को बोलो पैसा वापस डाले, या फिर नॉन करंट लायबिलिटी कोई लो, अगर वो नॉन करंट एसेट सेल ऑफ नहीं कर सकते तो कोई नॉन करंट लायबिलिटी लो और उसको करंट बैंक बैलेंस के अंदर डालो और उससे करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करते रहो जैसे जैसे जिस पेबल के दिन आते जा रहे हैं करीब, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। बहरहाल एसेट कंपोजिशन के अंदर हाई प्रोपोर्शन ऑफ नॉन करंट एसेट सजेस्ट करता है कि आपका बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है मतलब ऑपरेट कर रहा है मशीनरी के जरिए, लैंड के जरिए, जो भी तमाम है, while a higher proportion of current assets may signify a focus on short term liquidity, जबकि हाई प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट्स है ना जिस बिजनेस में, वो बिजनेस शॉर्ट टर्म में बड़ा लिक्विड है, उसका पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसे से पैसा बनाने का उसके पास शायद नहीं है साहब, पैसा तो बहुत है, बहुत पैसा, लेकिन पैसे से पैसा कैसे बनाएगा? पैसा कहीं लगाएगा, नॉन करंट एसेट बनाएगा, फिर नॉन करंट एसेट से कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है या कोई नॉन करंट एसेट के अंदर आपकी ट्रेडिंग हो रही है, उससे कुछ कमा रहे हो, ठीक है ना, तो वो आपको कमा के तो नॉन करंट एसेट्स ही देते हैं, सही, आपके तो स्टॉक कमा के देता है, हाँ भाई स्टॉक कमा के देता है, बिल्कुल सही बात है। वो बिजनेस जो खुद मैन्युफैक्चर कुछ नहीं कर रहा, तो उसके तो चांसेस हैं कि उसके करंट एसेट ज्यादा हो, क्योंकि उसकी मशीनरी नहीं है ज्यादा, उसके ज्यादा तो नॉन करंट एसेट क्या होंगी, जो उसकी शॉप है या उसके जो वेयर हाउस है, उसके अंदर जो रैक्स वगैरह हैं, उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन के करने के जितना भी सारी इन्वेंट्री रखने के शेल्व्स और फ्रिज और ये सब कुछ है, तो वो बस वो इतनी बड़ी वैल्यू की नहीं होती, प्लांट और मशीनरी बड़े महंगे होते हैं, तो असल जो हमारा पैसा लेके जाता है ना बिजनेस का सारा एसेट्स के अंदर, वो नॉन करंट एसेट है, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, ठीक है। तो ऐसा बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको तो चाहिए होती है चीजें, कैपिटल इंटेंसिव होता है वो इस चीज को नहीं देखता कि मेरे हायर प्रोपोर्शन ऑफ नॉन करंट एसेट है और मेरा उसका काम है भाई, एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास होंगे वो वाली मशीनरी सारी, लेकिन एक ट्रेडर है सिंपल सा, तो उसके चांसेस ज्यादा है कि उसके करंट एसेट्स हो ज्यादा। लिक्विडिटी रेशोज, लिक्विडिटी, अच्छा रेशोज जब पढ़ोगे ना तो ये सारी बातें रिलेशनशिप तब समझ में आएंगे, तो मैंने ऐसे ही बता दिए। लिक्विडिटी रेशोज ये बताते हैं कि आपके बिजनेस में किस हद तक आपके करंट एसेट्स हैं एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज। तो अगर आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर रेशोज पढ़े हो तो आपने देखा होगा करंट रेशो, करंट रेशो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये आपको बताता है कि करंट एसेट्स कितने टाइम्स आपके पास अवेलेबल है टू कवर योर करंट लायबिलिटीज। अगर आपके करंट एसेट्स मिसाल के तौर पे $50,000 के हैं, लेट्स सपोज करंट लायबिलिटीज आपकी $20,000 है, तो आपके करंट एसेट्स आपके करंट, इसका आंसर आ गया 2.5, तो इसका मतलब करंट एसेट्स आर 2.5 टाइम्स टू कवर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो आपका करंट रेशियो क्या है? 2.5 टाइम्स। आपके पास इतने करंट एसेट्स हैं कि एक दफा करंट लायबिलिटी पे हो सकते हैं, उसके बाद भी 1.5 टाइम्स के बचेंगे, 2.5 दफा आपकी करंट लायबिलिटीज पे ऑफ हो सकते हैं, विच इज अ वेरी हेल्दी, बड़ा अच्छा हेल्दी रेशियो है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को पॉज कर, मतलब इस पॉइंट पे एक बात समझाना चाहता हूँ, थोड़ी सी वर्किंग समझना। बिजनेसेस ना अक्सर ये करते हैं, उनकी नॉन करंट एसेट को जब अपनी लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं ना, तो वो नॉन करंट एसेट को सेल एंड लीज बैक करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है ना, उसको रेंट पे ले लेते हैं, अपना अमाउंट उस पर स्टकअप नहीं रखना चाहते, सही। एसेट बेच, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग है, अब बिजनेस कहता है कि मेरे पास मेरा जो लैंड और स्कूल है, एक स्कूल है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं जो है ना एक और ब्रांच खोलूं, गौर से समझना है इस बात को। स्कूल है, उसके पास
500 बच्चा है, ठीक है, और वो हर बच्चे से उसको जो नेट प्रॉफिट होता है, तो लेट सपोज 2000 है, ठीक है, तो उसको 1 मिलियन पर मंथ नेट प्रॉफिट लेट सपोज हो रहा है, सही। तो मतलब खर्चा, वो फीस ज्यादा होगी लेकिन खर्चे वर्चे निकालने को उनके यूं समझो कि इसका नेट प्रॉफिट इतना हो रहा है। मैं डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ, इन्हीं के सेल में से एक्सपेंसेस से माइनस करके डायरेक्ट नेट प्रॉफिट इतना हो रहा है। अब वो स्कूल सोचता है, कहता है यार अगर मैं एक और 500 बच्चे की एक और ब्रांच खोल लूँ, ठीक है ना, एक ब्रांच है तो 500 ही बच्चों की एक और ब्रांच खोल लूँ, तो मेरा 1 मिलियन और आ जाएगा। मेरी डिमांड तो है, अगर उसको लगे कि मेरी डिमांड तो है, तो उसकी ब्रांच 1 और ब्रांच 2, तो वो कहेगा यार मेरे पास 2 मिलियन तक का आ जाएगा पर मंथ का प्रॉफिट, सही ना। 2 मिलियन मतलब 20 लाख, बड़ा खुश। अब वैसा करने के लिए, दूसरी ब्रांच खोलने के लिए उसको पैसा चाहिए, कहेगा ये 10 लाख नहीं, पैसा तो चाहिए। दूसरी स्कूल खोलने के लिए मिसाल के तौर पर कहता है मुझे पैसा चाहिए 5 करोड़, क्यों, जगह इतने की आएगी, फिर उसमें इतना 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 एक्सवाइजी खर्चे। तो दूसरा एंगल ये भी तो है सोचने का कि क्या कर ले, लीज पे, रेंट पे ले लें, रेंट पे ले लो आप, सही है। अच्छा रेंट पे भी लेता हूँ कोई जगह, तो मुझे मेरे काबिल बनाने के लिए, स्कूल के काबिल बनाने के लिए उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन मेरी 1.5 करोड़ लगेगी, उसको कहां से लाऊं। तो आपका करंट बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग का क्या है, करंट लैंड बिल्डिंग तो मेरी अपनी है, क्या वैल्यू है उसकी, उसकी तकरीबन 5 करोड़ की वैल्यू। आपकी डिमांड कितनी है, आपके बच्चे कितने आ जाएंगे आपके पास, डिमांड है, टीचर्स तक एक्सेस है, टीचर्स भी एक्सेसिबल है, हाँ पैसा हाथ में हो तो टीचर्स भी आ जाएंगे। तो एक काम करें, आप अपनी जमीन बेचें, उसको किराए पे वापस ले लें, जिसको बेच रखा हूं आपका अच्छा किराया दूंगा इसका, ठीक है ना। और आप उसको अगर मिसाल के तौर पे एक ब्रांच को खोलने में आपके पास 1.5 करोड़ लगता है, आपके अभी जो करंट ब्रांच है उसको आप 5 करोड़ में सेल कर सकते हैं। नहीं, 5 बनवाने जाता हूं तो इतने पड़ते हैं, लेकिन बेचने आऊंगा तो कितने में सेल करेंगे, 4.5 करोड़ में, ठीक है 4.5 करोड़ में सेल करते हैं, 1.5 करोड़ की 3 आ गई आपके पास ब्रांचेस, ठीक है। मार्केटिंग अच्छी खासी करे, एचआर डिपार्टमेंट, तो मतलब 500 नहीं, चलो एक्स्ट्रा 2 ब्रांचेस के अंदर 300 शुरू में पहले साल वाले बच्चों, अगले साल 500 तक जाए, चलो ऐसा कर लो, ठीक है ना। तो आप अब के इतना इतना तो उठा सकते हैं टोटल, ठीक है। इतना महीना, पहले आप सिर्फ इतना सोच रहे थे इजाफा, अब आप इतना इतना और उठा सकते हैं। और आप जो किराया पे कर रहे हो कितना होगा, किराया मैक्सिमम कह रहा है कि 1 लाख होगा, 1 लाख किराया होगा, तो आपकी एक एक्स्ट्रा ब्रांच से निकल आया, समझ आ रही है। तो इस तरह तो 10 और ब्रांचेस खोल लेता हूं, अगर 1-1 लाख तो 6 किराया तो यहाँ से निकल आएगा भाई, 1.5 करोड़ कहां से लाओगे कंस्ट्रक्शन के, हर ब्रांच को अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट भी तो करना होता है, वो नहीं है ना अभी आपके पास, वो एक ही ब्रांच सेल करके आ सकता था, आ गया। हाँ अगर आप लोन लेके करना चाह रहे हो, लोन लेके कर लो, वो एक अलग बात है, समझ आ रही बात। तो बिजनेस इस तरह से ग्रो करता है। जो किराए वाला बंदा है ना, उसका अगर आप देखो ना, तो 1 लाख का किराया अगर वो ले रहा है, ठीक है, और जगह उसने ली कितने ही, 5 करोड़ की। तो एक इंसान जिसने किसी जगह को खरीदने में 5 करोड़ लगाए हो, ये अभी ऊपर वाली मिसाल छोड़ दो, 5 करोड़ लगाए हो या 4.5 करोड़ लगाए हो, चलो जिसको हमने बेचा उसकी बात कर लेते हैं, तो 45 मिलियन मतलब 4.5 करोड़ लगाए, और उसको वो 4.5 करोड़ में हमसे जगह खरीद के फिर हमें ही दे दी, उसको हम माहाना किराया दे रहे हैं, तो एक्चुअली उसको रिटर्न पता है कितना मिल रहा है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 0.2% रिटर्न मिल रहा है उसको। अपनी इन्वेस्टमेंट जो उसने स्टक की हुई है ना, उसका महाना 0.2% रिटर्न मिल रहा है, मतलब उसका एनुअल रिटर्न कितना मिल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 12, उसको एनुअल रिटर्न मिल रहा है 3%, बल्कि 2.67%, ठीक है, क्योंकि पहले मिल रहा था 0.22% महाना, तो 12 महीने का उसको अपनी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट में 2.6% रिटर्न मिल रहा है। जिसने 4.5 करोड़ लगाया तो पूरे साल में 12 लाख कमा रहा है, समझ रही। तो 12 लाख जो कमा रहा है 4.5 करोड़ लगा के, तो 2.6% एनुअल रिटर्न, बहुत ही खराब एनुअल रिटर्न है, सही है। क्योंकि आप मरे से मरी भी कंपनी में जो थोड़ी सी स्टेबल है ना, उसमें भी अगर आप अपना पैसा लगाते हो ना, तो सालाना आपको 18%, मतलब मरे से मरी तो नहीं, ऐसी स्टेब्लिश कंपनी बोलनी चाहिए, सॉरी, उसके शेयर्स खरीदते ना, सालाना 15-18% आपको रिटर्न मिलता है। S&P 500 के अंदर जो 500 टॉप कंपनीज का एक ग्रुप है पूरा, समझ लो, उसकी अगर S&P 500 के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको तकरीबन 18% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो 18% तक का सालाना रिटर्न का मतलब क्या हो जाता है उस केस में, अगर S&P 500 में लगाते हैं तो साल का रिटर्न 18% होता है, 0.80, ठीक है। तो कम से कम वो आपका 81 लाख होता, 81 लाख होता वो रिटर्न, ठीक है। आप क्या 12 लाख लेके बैठे हो 12 महीने का, हाँ, तो इतना खराब रिटर्न होता है ये।
प्रॉपर्टी के अंदर, तो फिर लोग क्यों लेते हैं? सिर्फ ये बात नहीं है ना, एक साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, हो सकता है एक साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 60 लाख पे पहुंच गई, तो उस केस में, इस केस में तो आपने जितने लगाया ना S&P 500 के अंदर, वो शेयर्स की वैल्यू बढ़ना ही आपका प्रॉफिट है। डिविडेंड मिला के और शेयर्स की वैल्यू जो भी आपका प्रॉफिट है, शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन वो उनका जो कैपिटल गेन है और आपकी प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेन है उसमें भी फर्क देखते हैं। तो अक्सर लोग प्रॉपर्टी इसलिए लेते हैं कि भाई वो किराया तो दे रही, जमीन की अपनी वर्थ भी बढ़ रही है। दूसरा एंगल ये सोचने का, मैंने शेयर्स खरीदे तो शेयर्स मुझे रिटर्न दे रहे हैं डिविडेंड्स के तौर पे, ठीक है ना, और खुद शेयर की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इनकम जो ऑपरेशनल इनकम आती है, एक वो हिस्सा होता है, और उस खुद एसेट की खुद की वैल्यू बढ़ना, मार्केट वैल्यू बढ़ना, वो एक कैपिटल गेन और ऑपरेशनल गेन, इन दोनों का कंबाइन करके देखते हैं ज्यादा बेटर डील कौन सी है। लेकिन उमूमन आपको जो है ऐसी जगहों पे जो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, जहां पर आप लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हो, सैचुरेटेड है बिल्कुल, मार्केट अपने टॉप वैल्यूज पे जा चुकी है, तो वहां पर लैंड बिल्डिंग खरीदने का कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि वो कैपिटल गेन भी नहीं मिलना आपको, सालाना लैंड की वैल्यू इतनी ऐसे बढ़नी भी हाई प्रोपोर्शंस में, और जो रेंटल रिटर्न है वो तो वैसे ही बहुत कम मिलते हैं, रेंटल रिटर्न तो बहुत ही कम होता है प्रॉपर्टी में, जितना इन्वेस्ट होता है उसकी वजह से। ये तो खैर मैं कहां निकल गया, लेकिन बिजनेसमैन ये बात को समझता है, बिजनेसमैन ये समझता है कि यार मैं घर ना खरीदूं, मैं किराए पे रह लूं बेहतरीन जगह पर, सही ना, तब भी जाके अगर मैं बहुत जबरदस्त जगह पर 4.5 करोड़ की जगह खरीदने से बेहतर है, घर की रिहाइश की मिसाल दे रहा हूँ चलो, या बिजनेस सेटअप करने की मिसाल, जो भी है, 4.5 करोड़ की जगह खरीदने से बेहतर हो क्या सोचता है कि अरे मैं बिजनेस में लगा दूं पैसा, ठीक है ना, एक ज्यादा होगा, ये पैसा बिजनेस में लगा दूं या कहीं इन्वेस्ट कर दूं, और इसके ऊपर मैं सालाना इतना रिटर्न लेके आऊं, इसमें से 12 लाख अलग कर दूं, मैं किराए पे रह लूं, सही है, तब भी कितने बचेंगे इसके पास, इसमें से 12 लाख अलग करके भी कितने बचे रहे, 69 लाख, समझ रहे हो, वो 69 लाख फिर करता रहूं, मजीद इन्वेस्ट करूं या अपनी अयाशी करूं, जो भी दूसरा खर्चे निकालूं, समझ रहे बात को। सो दैट्स व्हाट बिजनेसेस डू। यूजुअली अपनी एसेट कॉम्पोजिशन के ऊपर ना बहुत उनका अच्छा ध्यान होता है कि मेरे एसेट्स जो अच्छे ओनर्स हैं वो अपने एसेट्स को जरूर देखते हैं कि किस तरह ऑपरेट करे मेरे एसेट्स। तो आप ज्यादातर देखोगे जितनी भी टॉप बड़े बड़े बिजनेसेस है ना, वो अपने पैसे पे नहीं चल रहे, वो उधार के पैसे पे चल रहे हैं। हम सबके डिपॉजिट्स बैंक में जमा होते हैं, तो बैंक भी तो लेट आउट करता है ना पैसा, वो कौन लेता है लोन्स बैंक से, बिजनेसेस लेते हैं, और बिजनेसेस कहते हैं कि हम सालाना बैंक को एक रिटर्न दे दें परसेंटेज। अब कुछ बिजनेस सूद पे देते हैं, या कुछ नॉन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के अलावा वाली अरेंजमेंट भी होती है, जैसे नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग वो इस्लामिक बैंकिंग होती है, उसमें क्या होता है उनकी डिफरेंट तरीके, उनमें सूद नहीं लेते, वो पार्टनरशिप परसेंटेज ऐड करते हैं अपनी, या कुछ ना कुछ उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं, तो या तो उनसे ले लोन्स या तो कन्वेंशनल लोन्स ले इंटरेस्ट वाली, इधर वे वो बिजनेसमैन सोचता है कि मैं यूं लोन्स लेके बिजनेस अपना चला लूं, वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल और यहां दे रहा हूं, एक बिजनेस है जो कह रहा है कि यार मैं अगर 20 लाख रुपए लोन लेता हूं बैंक से, ठीक है ना, मुझे सालाना इंटरेस्ट उसके ऊपर देना पड़ेगा, बहुत हाई परसेंटेज बताने लगा हूं, बहुत हाई परसेंटेज बताने लगा हूं, मुझे सालाना 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 20% बहुत ज्यादा है, वरना आमतौर पे ना 3-4% दुनिया भर में डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होती है एनुअल जना इंटरेस्ट रेट, समझ लो। पाकिस्तान के अंदर जैसे हमारा कराची इंटर बैंक ऑफर रेट अभी कम से कम 21% पे पहुंचा है फिल वक्त, तो जहां पर हाई होता है ना, कुछ कंट्रीज है जहां पर 100% भी है कि आपने लोन ली तो एनुअल 100%, अगर 20 लाख की लोन ली तो एनुअल 20 लाख आपने एज एन इंटरेस्ट पे करने, उसके बाद जब प्रिंसिपल पे बैक करोगे वो 20 लाख अलग। तो कुछ कंट्रीज के अंदर तो इतना भी है। बहरहाल फिलहाल मैं 20% की मिसाल ले रहा हूँ कि एक बिजनेस है, उसने लोन ली 20 लाख की, उसको सालाना 20% देना है उस पर, ठीक है ना, पूरे साल में 4 लाख एज एन इंटरेस्ट देना है। लेकिन वो 20 लाख से करेगा क्या, वो बिजनेस कहता है कि मैं बड़ा क्विक बिजनेस हूं, मुझे मेरी मार्केट बनी हुई है, मैं इन्वेंट्री खरीदता हूँ, 2-3-4 दिन में मैं इन्वेंट्री सेल आउट कर देता हूँ। क्या बिजनेस है आपका ऐसा? फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, मैंने अपने 20 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो होल रिटेलर्स तक जो माल जाता है उसके बीच में एक होलसेलर बन के बैठा हूँ, 20 लाख तक मेरा मार्केट में फंसा हुआ है पैसा, वो पैसा मैंने लोन लेके फंसा दिया, माल आया, उसके ऊपर बहुत थोड़ा प्रॉफिट रखता है होलसेलर, और वो लाइन बनी हुई है उसकी, और सेल आउट कर देता है। वो जो थोड़ा प्रॉफिट रखता है, लेट्स सपोज वो 2% होता है, ठीक है ना, वो 2% होता है प्रॉफिट जो रखता है, 40,000 प्रॉफिट बच रहा है उसको, तो विच वन इज, इतने में उसने लोन ली भी, उसको 4 लाख देना पड़ रहा है, तो क्या खराब सीन है?
अबे भाई 40,000 3 दिन में बन रहा है, वो पूरे साल में 4 लाख देना उसको, 300 दिन में 100 दफा ये कर सकता है इस तरह से। 20 लाख तक का माल आया, 3-4 दिन में क्लियर आउट हो गया, अगला माल आया, वो कंज्यूम हो चुका, तब तक कंज्यूमर खरीद चुके हम रिटेलर से। फिर समझ में आई बात? तो ऐसा अगर ये हर मिसाल की तो हफ्ते में एक दफा, पूरे हफ्ते में माल निकल जाता है पूरा, दोबारा फिर 20 लाख का ला सकता है ना। तो 52 हफ्ते होते हैं साल में, ये 52 दफा करेगा, तो 20,80,000 इसको प्रॉफिट हुआ साल का, जिसमें से 4 लाख इसने एज एन इंटरेस्ट देते, तो किसी और के पैसे पे किया काम सारा। क्या बनी हुई थी? लाइन बनी हुई। तो बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट और बिजनेसमैन की जो वर्किंग है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होती है। सो ये मैं बिल्कुल ऑफ द हुक चला गया थोड़ा, लेकिन आई फेल्ट लाइक डूइंग दिस। जब एसेट कॉम्पोजिशन पढ़ा था ना, तब एसेट कॉम्पोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है बिजनेस के अंदर, कि उसके बेसिस पे बड़ी डिसीजन मेकिंग करते हो कि कितना पैसा स्टक करना है एसेट में। एक बिजनेस है जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपने खर्चे निकालने के लिए, सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग बेचो अपनी। अगर वो ऐसी लैंड और बिल्डिंग अगर बेच के ऐसी डील बन पा रही है ना कि किराए पे आपके पास ही रहे वो, तो आप सबसे पहले उसको बेचो, अपनी लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग करो। क्लियर हो रही है?